एवरीवन, मेरा नाम अनुराज जैन है और इस बार सिविल सर्विसेज में मेरी 24th रैंक आई है और अभी आप मुझे दिल्ली नॉलेज ट्रैक या डीकेटी पे देख रहे हैं। और मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि कैसे मैंने इस बार साइकोलॉजी में इंडिया के हाईएस्ट मार्क्स जो कि 333 हैं उनको स्कोर किया है। तो थोड़ा सा मेरा परिचय देता हूँ। मैं लखनऊ को बिलोंग करता हूँ। 2010 टू 2014 मैंने बिट्स पिलानी में पढ़ाई करी है। उसके बाद 2014 से 2016 तक मैंने 2 साल जॉब किया था। 2016 के जुलाई में मैंने जॉब क्विट करके प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिविल सर्विसेज में 1001 मार्क्स आया था और अराउंड 5 मार्क्स से फाइनल कट ऑफ मिस हुआ था। पर साथ ही साथ मैंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को भी क्रैक कर लिया था, जिससे मेरी ऑल इंडिया रैंक 21st आई थी और करेंटली मैं देहरादून में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के प्रोबेशन में हूँ। और इस साल मैंने इम्प्रूव किया साइकोलॉजी में और मेरे मार्क्स 267 से 333 हो गए और मैं समझता हूँ मेरी अभी तक की नॉलेज के हिसाब से ये हाईएस्ट मार्क्स हैं। और पहले मैं बोलना चाहूँगा कि कैसे मैंने इस ऑप्शनल को चूज़ किया। तो ऑप्शनल का सिंपल सा मेरा जो सोचने का तरीका है कि आप जब भी ऑप्शनल लें, आप ऐसा ऑप्शनल लें जिसको आप रेगुलरली पढ़ पाएँ। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि ऑप्शनल लेते हैं, 2-3 अटैम्प्ट तक उसको समझ नहीं आता तो दोबारा से फिर चेंज करते हैं और इसमें काफ़ी सारे अटैम्प्ट ख़राब हो जाते हैं। तो लेकिन जब मैंने साइकोलॉजी चूज़ किया था तो मेरे पास बस बेसिक इतना सा ये था कि मैंने उसको एज एन इलेक्टिव कॉलेज में पढ़ा था और मुझे इंटरेस्टिंग लगा था। तो जिस वजह से मैंने ये ऑप्शनल को चूज़ किया था। अब मैं उन थोड़ी कुछ किताबों पे बात करना चाहूँगा जो मैंने साइकोलॉजी ऑप्शनल के लिए रेफ़र करी थी। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये बुक्स मैंने पढ़ी थी। काफ़ी सारे लोग कई और बुक्स को पढ़ के भी क्लियर करते हैं, बट दिस इज़ द बुक लिस्ट दैट आई हैव रेफर्ड टू। तो पेपर 1 और पेपर 2 में बट अगर डिवाइड किया जाए तो पेपर 1 के लिए सबसे पहले मैंने NCERTs पढ़ी थी जो क्लास 11th और 12th दोनों के लिए होती हैं। उसके बाद मैंने रॉबर्ट ए बैरन की जो बुक आती है उसको पढ़ा था। और इसके अलावा मैंने जो मुकुल पाठक सर के मैंने क्लासेस भी करी थी और उसके नोट्स को एक्सटेंसिवली रेफ़र किया था। इसी तरीके से मैंने पेपर 2 के लिए भी स्मारक स्वेन की जो बुक आती है उसको रेफ़र किया था और बुक्स में मैंने सिर्फ इतना ही यूज़ किया था। इसके अलावा मैंने बहुत सारी इंटरनेट पे रिसर्च पेपर्स पढ़े थे। जैसे कि रिसर्च पेपर्स को डेप्थ में नहीं पढ़ा था, जैसे कोई टॉपिक जो मेरी समझ में नहीं आता है लेकिन सिलेबस में लिखा हुआ है और जो इन सारी बुक्स में नहीं मिलता है उसको इंटरनेट पर रिसर्च कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हाउ टू मेजर मोटिवेशन एंड इमोशन, ये जनरली कहीं आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, लेकिन इसके कई सारे रिसर्च पेपर्स होते हैं जो कि ईज़िली अवेलेबल रहते हैं। और तो उसको थोड़ा अगर हम प्रयास करें तो हमको काफ़ी सारी तरीके से ईज़िली फ्रीली मिल जाते हैं। तो ये ही मेरी बुक्स थी जिनको पढ़ के मैंने साइकोलॉजी की सारी पढ़ाई करी थी। उसके बाद मेन चीज़ जो मुझे लगता है जिसने मेरे 67 मार्क्स इस बार बढ़ाए साइकोलॉजी ऑप्शनल में, वो ये रहा कि मैंने पिछले अटेम्प्ट में NCERT किताबों पे ध्यान नहीं दिया था। वो इतनी इजी तरीके से किसी भी टॉपिक को समझाते हैं कि हमें लगता है कि सामने वाला जो एग्ज़ामिनर हमारा कॉपी करेक्ट कर रहा है, अगर हमने वो पैटर्न समझ लिया तो उसको लगेगा कि हाँ, इस विद्यार्थी को, इस बच्चे को पूरी तरीके से ये टॉपिक समझ में आ गया है। सेकंड, तो मैंने NCERT बहुत अच्छे से पढ़ी थी जो मैंने पिछले अटेम्प्ट में नहीं पढ़ी थी। दूसरी चीज़, मैंने जो इस बार क्या नाम से अपने पैटर्न ऑफ आंसर्स थे उसमें थोड़ा बदलाव किया। मैंने डेली लाइफ के चीज़ों से साइकोलॉजी को जोड़ना चालू किया और 4 या 5 कंपोनेंट्स मैंने ऐड किए अपने हर आंसर में। कोशिश करता था कि इनकलकेट हो जाए, जिसका एक शॉर्ट फॉर्म है DENTS यानी डेंट्स। D का मतलब डिमांड। पहले हमें क्वेश्चन की डिमांड को समझना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। E का मतलब हुआ एक एग्जाम्पल दे दीजिए, नॉर्मल लाइफ का एग्जाम्पल दे दीजिए। N का मतलब हुआ आप नेम ऑफ स्कॉलर्स डाल सकते हैं। नेम ऑफ स्कॉलर्स मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि आपका सब्जेक्ट साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी है जिसमें कई सारे स्कॉलर्स अलग अलग तरह की बातें डालते हैं। T से आप उसकी अगर कोई आपको थ्योरीज़ पता है वो डाल सकते हैं, और S से अगर आपको कोई स्केमेटिक आता हो उस टॉपिक से रिलेटेड तो आप उसको डाल सकते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर एक एग्ज़ाम्पल की तरीके से लिया जाए, अगर कोई क्वेश्चन आया कि गवर्नमेंट सेटअप में मोटिवेशन की जो कमी हो रही है उसको कैसे पूरा किया जाए, तो इसमें अगर इन चीज़ों को इनकलकेट करें हम, तो अगर हम इसमें ऐसे शुरू करें देख के कि एक गवर्नमेंट ऑफिस में क्या होता है, तो सबसे पहले एनवायरनमेंट की चीज़ें कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कंट्रोल्ड नहीं होते हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज़। कई बार पान के स्टेन्स वगैरह होते हैं, वॉशरूम्स क्लीन नहीं होते हैं, जिस वजह से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को थोड़ा स्ट्रेस रहता है। उसके बाद चूँकि क्यू मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है और लोग बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से क्राउडिंग हो जाती है, तो यहाँ पे आप क्राउडिंग रिलेटेड इफ़ेक्ट्स को के बारे में बात कर सकते हैं। तीसरी चीज़ फ़िक्स इंक्रीमेंट्स जो होते हैं, इसकी वजह से लोगों में इतना मोटिवेशन ही नहीं आता है। तो यहाँ पे आप मोटिवेशन की थ्योरीज़ जैसे एडम्स इक्विटी थ्योरी या फिर एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, इस तरीके से आप थ्योरीज़ का यूज़ कर सकते हैं, नामों का यूज़ कर सकते हैं। एक स्टोरी की तरह पूरे आंसर को वीव करिए और मेरे ख्याल से आपको ईज़िली 10 से 15 पॉइंट, मैं पॉइंट फॉर्मेट में ही आंसर लिखता था, तो आपको 10 से 15 फॉर्मेट में 10 से 15 पॉइंट में पूरा आंसर आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसके बाद टेस्ट सीरीज़ की जहाँ तक बात है, इस बार मैंने टेस्ट सीरीज़ एक पिछले साल के टॉपर थे जिन्होंने अपनी छोटी सी टेस्ट सीरीज़ चलाई थी, तो मैंने उनकी टेस्ट सीरीज़ ही लगाई थी और उन्होंने मेरे आंसर्स को काफ़ी अच्छे से एनालाइज़ करके जहाँ जहाँ मेरी कमी थी उसको बताया, जिस वजह से मैंने उस चीज़ को अपने आंसर्स में इनकलकेट किया और मेरे काफ़ी ज़्यादा मार्क्स बढ़ गए इस बारी। उसके बाद एक लोग पूछते हैं कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी से हो जाएगा जबकि बैकग्राउंड ना हो, तो मैं बोलना चाहूँगा कि मेरा भी कोई बैकग्राउंड नहीं था और मैंने लगभग सारा एक बार मैंने कोचिंग करी थी जो अपने मुकुल पाठक सर हैं, इनकी क्लासेस करी थी ताकि जस्ट मेरा एक बेस बन जाए पूरे सब्जेक्ट में। उसके बाद मैं यही बोलूँगा कि मेजर पार्ट होता है सेल्फ स्टडी, क्योंकि इस बार मैंने जो नोट्स थे उसी को थोड़ा सा एज अ रेफरेंस मटेरियल लेके मेजर पार्ट सेल्फ स्टडी किया था, चीज़ों को बस समझने की थोड़ी कोशिश अच्छे से करी थी। इसमें ऑनलाइन मटेरियल की अगर बात होती है तो मेरे हिसाब से ज़्यादा ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग आजकल ले नहीं रहे हैं। और मैंने ऑनलाइन मटेरियल तो मुझे मिला नहीं, मैंने जनरली सारा जैसा मैंने पहले बुक्स बताई उन्हीं से पढ़ाई करी है। तो इन द एंड मैं यही कहूँगा कि कोशिश करते रहिए। मैंने आप देखा है थोड़ा सा ट्रेंड की मार्क्स इतने नहीं आ रहे हैं, बट अगर आप अच्छे से जो कुछ भी मैंने खुद के आंसर्स में इम्प्रूव किया है, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई है, अगर ऐसा आप सब लोग कर पाएँ तो आई थिंक साइकोलॉजी कैन ऑल्सो बी अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। और इन द एंड मैं यही कहूँगा कि कोशिश करते रहिए। कोशिश करने से तो पतंग मिल ही जाती है, पर अगर आप ज़िद करेंगे तो आपको आसमान भी मिल सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिल्ली नॉलेज ट्रैक।